हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2021 पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट के आंसर। मतलब कि आपको पेपर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आपको सारे आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। याद रखेंगे आप सभी कितने 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। इसके पहले मैंने कई विषय के वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें फाउंडेशन कोर्स भी शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, इसमें आपके पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और ये देख सकते हैं आपकी जो एग्जाम से दोस्तों जून 2021 की, मतलब जो लेटेस्ट एग्जाम से फाइनल ईयर वालों की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल, तो उनके लिए जो जितने भी पेपर है सभी पेपर का सॉल्यूशन और पेपर हम इस जो चैनल है इस पर अपलोड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और ये देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब ये जो 5 क्वेश्चन है इन पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। 21वीं सदी के भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या, भारत बांग्लादेश संबंधों में मुख्य तनाव। जो भारत और बांग्लादेश संबंध के बीच में जो तनाव है वो आपको बताना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं 1988 के पश्चात भारत के चीन संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण, मतलब भारत और चीन का आलोचनात्मक विश्लेषण। चौथा नंबर का क्वेश्चन है दक्षेस, मतलब कि जो सार्क है ना उसमें भारत की भूमिका का वर्णन। और इसके बाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार मानवाधिकार एक समकालीन चिंता का विषय है, समझाइए। ये पांचों क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ये उत्तर आ चुका है दोस्तों, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। कौन से क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है। और आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से लिखना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इतनी देर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, अर्थात देश की सुरक्षा हो, देश आर्थिक रूप से मजबूत बने, यही देश की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख लक्ष्य होते हैं। परंतु इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न इस प्रकार किया जाता है कि राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हितों में समन्वय स्थापित हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करके विदेश नीति निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक देश अपने उद्देश्यों के अनुरूप तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हितों में समन्वय स्थापित करते हुए अपनी विदेश नीति के कुछ सिद्धांत निर्धारित करता है और इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप विदेश नीति का संचालन करता है। आप यहाँ तक संचालन करता है यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए आप लिख तो पूरा ही सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ लिखेंगे। अब मुख्य जो चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता दूं कि जो 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति के समक्ष जो चुनौतियां हैं ना वो डायरेक्टली चुनौतियां ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन कोटेशन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है संचालन करता है। यहाँ तक आप शुरू से लेकर के तो लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहली चुनौती तो है ये गुट निरपेक्षता, ये एक चुनौती हो गई। पहला पॉइंट डालकर आप लिखेंगे गुट निरपेक्षता। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संपूर्ण विश्व 2 गुटों में विभक्त था। याद रखेंगे 2 गुटों में विभक्त मतलब विभाजित था। एक तो था पश्चिमी गुट जो अमेरिका का था और साम्यवादी गुट जो रूस का था। इन दोनों गुटों में शीत युद्ध चल रहा था तथा विश्व राजनीति की शतरंज पर कुटिल चालें चली जा रही थी। संसार के अधिकांश देश इन दोनों गुटों में से किसी एक का अनुसरण कर रहे थे। ऐसे समय में भारत के समक्ष ये प्रमुख समस्या थी कि वे इन दोनों में से किस गुट में सम्मिलित हो, ठीक है। तो ये आप अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि जो भारत की विदेश नीति है इसमें अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध है भारत के और रूस के साथ भी अच्छे संबंध है, ठीक है ना। तो दोनों देश के साथ में अच्छे संबंध है। तो 21वीं सदी में याद रखेंगे आप दोनों देश के साथ में संबंध अच्छे हैं बहुत हद तक। इसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट आपको इस प्रकार से लिखना है, विश्व शांति एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में आस्था। ये भारतीय विदेश नीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। विश्व शांति में आस्था का कारण भारत का मानवतावादी दृष्टिकोण है। भारत की प्रारंभ से ही यही आकांक्षा रही है कि समस्त अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से हो और किसी भी परिस्थिति में युद्ध का आश्रय न लिया जाए, क्योंकि भारत का ये विश्वास है कि आज के युग में यदि तीसरा महायुद्ध होगा तो उसका अर्थ होगा दुनिया की संपूर्ण सभ्यता का विनाश। भारत की समग्र विदेश नीति को हम विश्व शांति का महान दस्तावेज कह सकते हैं। तो ये आपको दूसरे पॉइंट में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे तीसरा पॉइंट आपको लिखना है पंचशील सिद्धांत। क्या लिखना है, पंचशील सिद्धांत। भारत की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत में विश्वास अधिक करती थी।
इसके पांचों सिद्धांतों पर अमल भी कर रही है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का आपस में सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, मैत्रीपूर्ण संबंधों में विश्वास करना, इसके साथ सह अस्तित्व के सिद्धांतों की पालना करने का भी वचन देती है। यदि इनके द्वारा विश्व की राजनीति का निर्धारण किया जाए और संबंधों का संचालन किया जाए तो राष्ट्रों की समस्याओं को काफ़ी कम किया जा सकता है। ये आपको तीसरा पॉइंट इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे, देख सकते हैं चौथे पॉइंट में क्या लिखना है आपको, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक है, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध भारत शुरू से ही करता आया है। देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जब भारत की विदेश नीति विकास की प्रक्रिया के आरंभिक दौर से गुजर रही थी, भारत ने अनुभव किया था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक अभिशाप है। क्या है ये? एक अभिशाप है। भारत स्वयं भी इस साम्राज्यवाद के परिणामों को क्या कर चुका है? भुगत चुका है। इसलिए उसकी सहानुभूति स्वाभाविक से विश्व के उन सभी देशों के प्रति थी जो कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार हो रहे थे। इस सिद्धांत के अनुसार भारत और उन सभी देशों का जो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे प्रबल समर्थक रहा है, तथा जिन जिन देशों में स्वतंत्रता के संग्राम चले भारत ने उन्हें समर्थन दिया है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। 21वीं सदी में जो भारत है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास करता है। अब देखिए आप पूरा पॉइंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारत यूएनओ का आरंभिक जो सदस्यों में से एक सदस्य है। 1944 में जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब भी मित्र राष्ट्र होने की हैसियत से भारत ने सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। अतः भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ को आशा और विश्वास की दृष्टि से देखा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक विश्वास की दृष्टि से देखा है, यहाँ तक इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ से लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के प्रति आस्था के कारण ही भारत पाकिस्तान का कश्मीर में आक्रमण होने पर संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा। ठीक है, ये समस्या। और कोरिया के प्रश्न पर, कांगो प्रश्न पर, पश्चिम एशिया के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जब भी भारत से सैनिक सहायता मांगी, भारत ने सैनिक सहायता निसंकोच प्रदान की और भारत अब भी प्रदान करता है सैनिक सहायता। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट लिखेंगे रंगभेद का विरोध, सातवां पॉइंट है निशस्त्रीकरण और आठवां पॉइंट आपका है साधनों की पवित्रता। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से और ये 8 पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखो 5 पॉइंट तो मैंने डिटेल में बता दिए, छठा, सातवां और आठवां, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर सारा एक एक लाइन में पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका है भारत बांग्लादेश संबंधों में मुख्य तनाव पर टिप्पणी लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, भारत बांग्लादेश संबंधों में मुख्य तनाव पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये आपका जो आंसर है ये आ चुका है आंसर, ये यहाँ से आपको आंसर लिखना है। देख सकते हैं कौन कौन सी समस्या है तनाव। तो शेख मुजीब के बाद भारत बांग्लादेश संबंध, आरंभ के लगभग 8 या 10 वर्षों तक तो भारत बांग्लादेश के संबंध मधुर बने रहे, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियों अथवा समस्याएं ऐसी निर्मित हो गई जिनके कारण इन संबंधों में कटुता बढ़ने लगी। अब जो ये समस्या है ये निम्न प्रकार है। सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे फरक्का समस्या। बांग्लादेश ने गंगा के पानी के बंटवारों की समस्या को कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उछालने का प्रयास किया था, परंतु इसके समाधान की दिशा में किए गए प्रयत्नों से 5 नवंबर 1977 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ जो फरक्का समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के आधार पर दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त नदी जल आयोग की स्थापना की गई, परंतु ये समझौता गंगा नदी के पानी के बंटवारे का स्थायी समाधान नहीं कर सका। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में जो लाइन लिखेंगे आप वो इस प्रकार है आपकी, क्योंकि 1980-81 में इस प्रश्न पर पुनः दोनों देशों के बीच नए मतभेदों ने जन्म लिया तथा 1982 में इसे रद्द कर दिया गया। देखो समस्या पूछी है तो आपको समस्या ही लिखनी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो चुका है, ये दूसरा पॉइंट आप इस प्रकार से लिखेंगे कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। जनता सरकार के कार्यकाल में यद्यपि दोनों देशों में मधुर संबंधों की स्थापना के लिए प्रयास हुए, किंतु बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर किए जा रहे अत्याचारों के कारण दोनों देशों में तनाव बढ़ा। काफ़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आए। सितंबर 1977 में ये प्रस्ताव बहुत बढ़ गया। तब भी जयप्रकाश नारायण ने बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोके।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने आश्वासन भी दिया, फिर भी अत्याचार बंद नहीं हुआ। परिणामतः दोनों देशों में तनाव बना रहा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, द्विपक्षीय समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयत्न, है ना। तीसरे पॉइंट के बाद में जो चौथा पॉइंट है, देख सकते हैं आप, चौथा पॉइंट ये आपका इस प्रकार है, नया मूर विवाद, एक ये भी एक समस्या है, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे, सीमा पर कांटेदार तार लगाने को लेकर विवाद। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे। और उसके बाद में जो छठा पॉइंट है, वो छठा पॉइंट इस प्रकार है आपका, चकमा आदिवासियों की समस्या। ठीक है, ये चकमा आदिवासियों की समस्या, और ये यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद में आपका ये जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समस्याएं पूछी थी। ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य जो तनाव है वो पूछे थे, तनाव मतलब वो समस्या, तो ये समस्या आपके सामने आ चुकी है। 6 पॉइंट आप लिख देंगे और 6 पॉइंट ही कंप्लीट करेंगे अच्छे से। इसके बाद में अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, 1988 के पश्चात, देखिए 1988 के पश्चात भारत के चीन से संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब कि 1988 से जो भारत और चीन के संबंध है वो बताना है, 1988 के बाद वाले। तो आइए देखते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है, ये जो दिख रहा है ना आपको, इतना ही आंसर लिखना है, जरा सा और है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 23 दिसंबर 1988 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 5 दिन के लिए चीन की यात्रा की। यात्रा के दौरान राजीव गांधी की चीन के शीर्ष नेताओं से वार्ता हुई। राजीव गांधी के अनुसार, हमने चीन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से शुरू करके मैत्री को सुदृढ़ करने का निश्चय किया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा की और एक बड़ी उपलब्धि आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन है। इसे भारत चीन संबंधों के सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनवरी 2001 में चीनी वरिष्ठ नेता भारत यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने घोषणा की कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध होते जा रहे हैं, आगे इसके और सकारात्मक परिणाम आने की आशा है। इसके बाद में आपको लिखना है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार तथा भारत चीन संबंध, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने चीन के साथ संबंध सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया और नवंबर 1990 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चीन का विश्वास था कि दोनों देशों के संबंधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 18 नवंबर 1990 को चीन के उप विदेश मंत्री ने भारतीय पत्रकारों के साथ में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ औपचारिक बातचीत करते हुए कहा, भारत चीन संबंधों में सुधार का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ तक आपको लिखना है, जारी रहेगा तक। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ तक लिखना है, जारी रहेगा। और अभी अगर वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत और चीन के जो मध्य संबंध है वो तनावपूर्ण है। किस प्रकार के हैं? तनावपूर्ण है, सीमा पर भी तनाव जारी है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही जो गलवान में एक कह सकते हैं समस्या उत्पन्न हो गई थी सैनिकों के मध्य। तो जो भारत और जो चीन के संबंध है अभी वर्तमान में काफ़ी हद तक अच्छे नहीं हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसा करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ तक भी आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के, तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब मैं चौथा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। और चौथा क्वेश्चन क्या है ये देखें। चौथा क्वेश्चन है आपका, दक्षेस में भारत की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन ये रहेगा, किस प्रकार मानवाधिकार एक समकालीन चिंता का विषय है। अब ऊपर नहीं लाऊंगा ये सारा। ठीक है, ये दक्षेस वाला मतलब सार्क वाला आंसर देखिए आप। ये भारत और सार्क, ठीक है, ये आपको पूरा यहाँ से लिखना है। देखिए, भारत और सार्क, जूम कर देता हूँ इसको, देखिए, भले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पढ़ूँ इतनी देर में। भारत और सार्क, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। तो भारत और दक्षेस ही सार्क है। सार्क की स्थापना के समय से ही भारत का प्रयास रहा है कि सार्क के सभी सदस्य राष्ट्र आत्मनिर्भर बने, क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता से ही संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सार्क को सफल बनाने के लिए भारत ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि आर्थिक एजेंडे को सर्वोपरि माना जाए। संगठन की 12वीं शिखर की बैठक में सार्क को
प्रभावशाली और सार्थक बनाने के लिए कतिपय ठोस प्रस्ताव रखे। गरीबी उन्मूलन मतलब कि गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से गरीबी उन्मूलन कोष बनाया जाए। इसके लिए भारत ने 10 करोड़ डॉलर की राशि देने की पेशकश की। कितनी? 10 करोड़ डॉलर। और इसके बाद ब वाला देखिए, भारत ने गरीबी उन्मूलन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए हमेशा बल दिया। इसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखना है, भारत ने हमेशा संगठन के राष्ट्रों के विकास के लिए सहायता देने की पेशकश की। भारत ने दक्षेस राष्ट्रों के मध्य रेल तथा वायु परिवहन स्थापित करने पर बल दिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट होता है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर और इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहाँ से लिखना है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो जरा सी इसमें आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसमें कुछ मानवाधिकार वाला क्वेश्चन है ये। तो मानवाधिकार वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखना है। सबसे पहले तो मानवाधिकार की दो या तीन परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में लिखना है आपको। देखिए यहाँ से लिखेंगे, लार्प एक्ट के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार है जो हमारी प्रकृति में अंतर्निहित है तथा जिनके बिना हम मनुष्य के रूप में जीवित नहीं रह सकते। ये वे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य की केवल इस आधार पर मिलने चाहिए कि वे मनुष्य है। यह मानवाधिकार की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद में डेविड सेल्वी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते मानव अधिकारों का उपयोग करता है। मानव अधिकार कमाए नहीं जाते और ना ही किसी के द्वारा किसी को दिए जा सकते हैं और ना ही किसी समझौते के द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद में आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? ये वाला, ये पॉइंट आप लिखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 धारा 2, इसके अनुसार मानव अधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अंतर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित है तथा भारत में भी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मानव अधिकार प्राकृतिक हैं, ये मानव निर्मित नहीं है, ये मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं, ये जन्मजात और स्वाभाविक हैं। इनका क्रियान्वयन जॉन लॉक के इस कथन के आधार पर होता है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ ना करें। वर्तमान में ये एक नैतिक और राजनीतिक संकल्पना ही नहीं है वरन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक सार्वभौमिक जो धारण कर चुका है। अब विशेषताएं तो आपको लिखनी है अच्छे से, मानवाधिकारों की ये विशेषताएं लिख देना, क्योंकि और उसके बाद में मेन चीज़ है दोस्तों अवधारणा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं अवधारणा आपको बताऊँगा। ठीक है, ये आपको अवधारणा लिखनी है और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अवधारणा तक ये अवधारणा पूरी आपको लिखना है, मानव अधिकार की अवधारणा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल लास्ट ईयर एग्जाम्स 2021। तो ये आपका पूरा आंसर है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।